एक फोटो घ्या फक्त इथे ग्रुप फोटो घ्या पूर्ण घ्या ओके तर मुख्यत्वे त्या ग्रंथाचं नाव जे आहे महाबोधी बोधी वृक्ष के नीचे बौद्ध महाविहार. खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. भारतातीलच नाही देशातील जगातील बौद्धांचा मुद्दा आहे की महाबोधी यासाठी जी काही आंदोलन सुरू आहेत फक्त महाराष्ट्रात नाही देशामध्ये जगामध्ये जगाची पण इच्छा आहे त्याचं मॅनेजमेंट हे बौद्धांकडे यावं. त्या दृष्टीने मी आजचे प्रमुख व्याख्याते आदरणीय विलासजी खरात यांना विनंती करेल की या ग्रंथाबद्दल त्यांनी अधिक वक्त्यांना तसेच उपासकांना आणि श्रोत्यांना याबद्दल मार्गदर्शन करावं. एक लाईन मी वाचून दाखवेन पुस्तकातली. द ट्री ऑफ बुद्धा. ईसाई लोग क्रॉस की ओर जिन पवित्र भावनाओं से देखते हैं उसी तरह बौद्ध लोग बोधि वृक्ष की ओर देखते हैं. रिट्स डेविड्स लेखक लाइफ ऑफ गौतमा. तर या छोट्याशा 3 ओळीमधून आपल्याला खूपच सांगणं होतंय. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या कारण प्रकाशन सोहळा केलेला आपण हिंदीमध्ये पुस्तक आहे. मी आयोजक आणि लेखकांना विनंती करेल की याचं लवकरच मराठीमध्ये तसेच पालीमध्ये सुद्धा याचं संस्करण यावं जेणेकरून ते अधिकाधिक पद्धतीमध्ये आपण जगापर्यंत पोहोचू शकतो. तर मी पुढील सगळे सूत्र आदरणीय विलासजी खरात यांना देत आहे की त्यांनी कृपया आम्हाला याबद्दल अधिक गायडन्स द्यावं. साथियों, वैसे ये महाराष्ट्र है और मुझे मराठी बोलना चाहिए मगर इसको रिकॉर्डिंग करके YouTube पर अपलोड करने का हमारे साथियों ने योजना बनाई है तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. महाबोधि महाविहार ये हमारी अस्मिता का मुद्दा है. वहां पर महोदय ने उत्खनन किया था 1890 में और उनके लिए एक मर्यादा थी कि उत्खनन कार्य केवल बोधि ट्री और आसपास का ही करना था. इसलिए ब्रिटिश सरकार के वो अधिकारी थे और सर मेजर जनरल कनिंघम ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्ध के प्रमुख स्थलों को खोज किया और केवल खोज ही नहीं किया बल्कि भारत में जहाँ तथागत बुद्ध घूमे इस गांव में गए उन गांव को भी चिन्हित किया. किस गांव में गए? कनिंघम महोदय का इतना बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास में कि पूरा बौद्ध धर्म जो आज सामने आया है पुरातात्विक आधार पर सामने आया है इसका पूरा श्रेय कनिंघम महोदय को जाता है. 1890 में महाबोधि महाविहार का उन्होंने एक्सकवेशन किया
ये रिपोर्ट लंदन से प्रकाशित हुआ। 1895 में अनागरिक धर्मपाल का हिस्टोरिकल केस चला, क्योंकि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। और जब वो बुद्ध की पूजा कर रहे थे तो बौद्ध पूजा पद्धति में खलल डालना, अपमान करना, ये भी आईपीसी की अलग अलग धाराएं लगी थी। तो उस केस में भी इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और महंत ब्राह्मण अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाया। ये इतना महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, तो ये रिपोर्ट इस केस के लिए भी महत्वपूर्ण है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। क्योंकि ब्राह्मण लोग उसी पैतरे पर आएंगे, कहेंगे हमारा है। मगर 1895 में महंत ब्राह्मण अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाया और ब्रिटिश जज जो था मैकफर्सन, इन्होंने उस महंत जयपाल गिर और उसके जो अन्य ब्राह्मण साथी है उनके खिलाफ केवल फैसला नहीं दिया, उसको जेल में डालने का ऑर्डर दिया। इसको जेल में डालने का ऑर्डर देते हैं, कुछ महीने जेल में रहना चाहिए। मगर उस समय के जजेस ईमानदार थे, आज के जजेस ईमानदार नहीं है अपने पेशे के साथ। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है। ब्रिटिश काल में प्रिवी काउंसिल ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि ब्राह्मणों को जजेस मत बनाओ। तो उन्होंने उसकी वजह बताई कि ब्राह्मणों में जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है, उनके अंदर वो ईमानदारी नहीं है। तो मैकफर्सन के जजमेंट को अगर देखा जाए तो बोध गया बौद्धों की है, क्योंकि उन्होंने सारे तथ्य और सबूतों को आधार बनाकर फैसला दिया। और 1890 में जो अनागरिक 1890 में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, वो रिपोर्ट अंग्रेजी में है और भारतीय समाज में इसके बारे में ज्यादा जानकारी होना जरूरी है, इसलिए उसका अनुवादित हमने एडिशन प्रकाशित किया है। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में यह बात सिद्ध कर दी है कि इस महाबोधि महाविहार का निर्माण या इस महाबोधि महाविहार का निर्माता सम्राट अशोक है। हम लोग सुनते रहते हैं कि 84,000 विहार बनाए, 84,000 विहार बनाए। तो 84,000 विहार में से महाबोधि महाविहार ये दृश्य रूप से दिखाई देने वाले एक विहार है, अभी है। और वो हमारे समय में हमारे विधर्मी लोग उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है हमारी और उनके बीच में। कनिंघम ने वहां जाकर खुदाई की, मगर खुदाई करने के लिए फाइयान और वेयनसन का आधार लिया। फाइयान और वेयनसन का आधार इसीलिए लिया क्योंकि वो वहां गए थे, उन्होंने उस जगह को देखा था और उन्होंने इंच इंच
एरिया का जिक्र किया था, इतने अंतर पर ये है, इतने अंतर पर ये है। तो कनिंघम ने इस रिपोर्ट में, कनिंघम महोदय की खासियत यह थी कि वह व्यक्ति ने इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि मैंने मेरे निजी खर्चे से वहां उत्खनन कार्य किया। 1860 में एएसआई की स्थापना हुई है। 1860 में एएसआई की स्थापना हुई है, यानी पुरातत्विक विभाग एक निर्माण हुआ है। मगर 1860 के पहले ही वो संकिसा में उत्खनन कार्य करते हैं। 1860 के पहले ही वो सारनाथ का उत्खनन करते हैं। तो इस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि मेरे निजी खर्चे से मैंने उत्खनन कार्य किया है। वहां पर उन्होंने प्रदक्षिणा पथ ढूंढ लिया। जब उन्होंने उत्खनन कार्य किया तब उन्होंने वहां प्रदक्षिणा पथ ढूंढ लिया। वहां पर उन्होंने बोधि वृक्ष के जड़ों के नीचे ऊपर नहीं, जड़ों के नीचे दबा हुआ वज्रासन ढूंढ लिया। और कनिंघम के रिपोर्ट में भाईजान ने कौन सा विहार देखा था, उसका एरिया कितना था, आज का विहार थोड़ा भिन्न है क्या, कितना भिन्न है। तो फाइजान के प्रवास वर्णन में इस बात का जिक्र है कि शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के चारों प्रमुख स्थानों पर पैगोडा यानी विहार बनाए जा चुके थे। यानी ये कंफर्म है कि 4वीं शताब्दी तक सारे बुद्ध के संबंधित चारों स्थानों पर, जिसमें जन्म स्थल है, ज्ञान स्थली है, प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किया हुआ सारनाथ स्थली है, और महापरिनिर्वाण जहां उनको हुआ वो कुशीनगर है। तो इस रिपोर्ट में इस बात को भी चिन्हित किया गया कि फाहियान के समय में चारों स्थान सुरक्षित थे 4th सेंचुरी तक। राजा, एक ब्राह्मणवादी राजा शशांक, उसने उस बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंकने का, उसको जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया था। इस रिपोर्ट में कौन लोग थे जो बुद्ध धर्म के खिलाफ थे? शशांक। वहां पर बुद्ध का वास्तव्य, ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध का वास्तव्य 49 डेज है। 49 डेज तक बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का वहां मार्ग चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। तो बोधि वृक्ष को ढूंढा गया। वहां पर अशोक राजा के द्वारा बनाया जो रिलिंग है, जो पिछड़ा है, कटघरा है, उसको ढूंढा गया और उसके ऊपर अशोकन स्क्रिप्ट, पाली भाषा के वर्णाक्षर मिले, अशोक राजा के शिलालेख मिले। एक टूटा हुआ शिलालेख मिला जिसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब हम कंफर्म हो गए हैं कि अशोक राजा का ही निर्मित है, क्योंकि उसमें उसका जिक्र है, अशोक रायो, अशोक राजा, ऐसा जिक्र है। मगर एक आश्चर्यजनक जानकारी उस रिपोर्ट में बताई गई है कि जो प्रदक्षिणा पथ है उसके नीचे कुछ अवशेष बाद में दब गए, समय के साथ वो दब गए। तो उस प्रदक्षिणा पथ के साथ कुछ पिलर खड़े थे और वो 64 पिलर थे। और 64 जो है ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र आंकड़ा है। मगर वो पिलर कुछ गड़े हुए, जमीन में गड़े हुए हैं
और इस रिपोर्ट में करीब हमने कहा उसमें से 20 पिलर जो है महंत ब्राह्मण के कोठी में आज भी है। 1890 में ये बात को रिकॉर्ड में लाया गया कि जो अशोक राजा ने वहां पिलर खड़े किए थे वो 64 पिलर थे जो प्रदक्षिणा पथ है वहां पर, वो आज भी जमीन में गड़े हुए हैं। उसमें से 20 पिलर जो है वो महंत के कोठी में है और महंत की कोठी महाबोधि महाविहार से महज आधा किलोमीटर दूरी पर है। साथियों, इस रिपोर्ट में इंस्क्रिप्शन के आधार पर अलग अलग कॉइन मिले, कनिष्क कालीन कॉइन मिले सोने के, गुप्तकालीन अवशेष मिले। तो अलग अलग तथ्य और सबूतों के आधार पर इसका निर्माण काल अशोक राजा के समय हुआ है और उसके पुरातात्विक अवशेष के साथ फाहियान और ह्यूजेंसन के द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर पुरातात्विक एक प्रमाणित रिपोर्ट है। मगर उस रिपोर्ट में और भी कुछ जानकारी है, क्योंकि आज हमें जो दिखाई दे रहा है या हमारी जो आज लड़ाई चल रही है तो हमारे नजर में बोधि वृक्ष नजर आ रहा है और हमारे नजर में वो जो खड़ा हुआ जो मंदिर है वही दिखाई दे रहा है। हमारे नजर में वहां और क्या गड़बड़ी चल रही है ये इसीलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये पुरातात्विक तथ्य हमारे लोगों के बीच में कोई चर्चा नहीं हो रही है। बुद्ध ने सिद्धार्थ, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने वहां बुद्ध बनने के पूर्व जो 50 दिन गुजारे उसकी याद में अशोक राजा ने जहां जहां वो वास्तविक किए, उर्वेला, वो परिसर उर्वेला है। बुद्ध को ज्ञान मिला इसलिए उसका नाम बोध गया। बुद्ध को ज्ञान मिला इसलिए बोध गया। हम बिहार में गए तो लोगों ने हमें करते हुए कहा गया, ये गया मतलब गया, ये गया वो गया, गया मतलब गया। भाषा शास्त्र में फोनेटिक्स उच्चारण शास्त्र होता है, तो ज्ञान न शब्द साइलेंट है तो गया, गयान, यानी वहां की लोकल भाषा में हो गया गयान, तो न साइलेंट हो गया तो गया हो गया, मगर न है छुपा हुआ है न, और बोलचाल की भाषा में गया हो, ज्ञान हो गया। गया नहीं है, वो आया है। मगर जो दुश्मन लोग हैं वो गलत प्रचार करते हैं। तो इस रिपोर्ट में लगभग 30 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर बुद्ध ने अलग अलग जगह पर वास्तव्य किया, मेडिटेशन किया। तो 30 जगहों का आज कहां पर है वो, ये जानकारी हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। हमारे लोग पर्यटक के तौर पर जाते हैं, श्रद्धावान के तौर पर जाते हैं, पुरातत्विक तौर पर नहीं जाते, स्टडी कर नहीं जाते, अध्ययन करके नहीं जाते। इस रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि जब ह्यूजेंसन वहां पर आए थे तब वहां पर 1600 भिक्षुओं का एक निवास स्थान था, एक संघाराम था, और उस संघाराम का नाम कलिंगम महोदय कहते हैं। उस संघाराम का नाम महाबोधि महाविहार संघाराम था। उन्होंने उस जगह का, जैसे ह्यूजेंसन ने देखा है, वो 3 मंजिला ऊंचा था। उसकी दीवारों की साइज उन्होंने काउंट की, भिक्षुओं की संख्या उन्होंने काउंट की, 1600 भिक्षु वहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा 3 फ्लोर है और लगभग 600 कमरे हैं। मगर आज वो जगह कहां है? आज वो जगह कहां गई है?
क्या वो जगह को किसी ने कब्जा कर लिया है? इस सवाल खड़ा होता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि बोधि वृक्ष के पास ही एक बहुत बड़ा स्तूप अशोक राजा ने बनाया था, 100 फीट ऊंचा। उसकी ऊंचाई 100 फीट ऊंचा है। आज हम वहां जाते हैं तो वहां कोई स्तूप नजर नहीं आता है। वहां तो स्तूप है ही नहीं। छोटे छोटे ओटी स्तूप है, मिडिल साइज के ओटी स्तूप है। एंट्रेंस में तो बड़े स्तूप है। मारा के द्वारा बुद्ध को रोकने का प्रयास किया गया था, इसकी स्मृति में वहां संघर्ष हुआ मारा के साथ, तो उसकी याद में 2 स्तूप बनाए गए थे। वो एंट्रेंस गेट में दिखाई देते। मगर उस स्तूप कहा गया तो कहीं हम अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि यहाँ के ईंटें आसपास के गांव में लोगों के दीवार में फंसी पड़ी है। ऐसा ही होता है। अज्ञानतावश लोगों ने ईंटें उठाकर लेके गए। इस रिपोर्ट में और एक जानकारी सामने आई, और वो जानकारी ये है कि अशोक राजा के जो शिलालेख है या बौद्ध राजा के जो शिलालेख है वो महंत के कोठी में पड़े हुए हैं। ऐसा 1890 में पता चल गया। हमारी लड़ाई जिस महंत के खिलाफ चल रही है उस महंत को बिहार सरकार, केंद्र सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, और हमारे आम लोगों को, साधारण लोगों को भावना अच्छी है मगर लड़ाई क्यों सफल नहीं हो रही है। लोग सवाल पूछते हैं कब मिलने वाला है, सफल कब होंगे। तो इसका बड़े पैमाने पर जन जागरण करना बहुत जरूरी है। वहां महंत ब्राह्मण उस समय सब्जी काटने के लिए अभी लोगों के पत्थरों का इस्तेमाल किचन रूम में करते थे। कितने निर्दयी लोग थे। इस रिपोर्ट में और एक तथ्य सामने आया कि बेगलर के द्वारा, एक आर्कोलॉजिस्ट है बेगलर, बर्मा के राजा ने उसका रिस्टोर, उसका रखरखाव करने के लिए बर्मा के बौद्ध राजा ने पैसा दिया, मगर वो रखरखाव उचित ढंग से नहीं हुआ, अपने ढंग से कारीगर लोगों ने किया। तो ब्रिटिश अधिकारी बेगलर आर्कोलॉजिस्ट थे। 1880 में बेगलर को वहां भेजा गया और 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाखों रुपए चंदा लगाकर उस महाबोधि महाविहार को रिस्टोर किया, संरक्षित किया, और वो महान काम बेगलर के द्वारा किया गया। मगर कलिंगहम की रिपोर्ट यह कहती है कि जो आज वर्तमान में जो बुद्धा की मूर्ति जिसका हम दर्शन करते हैं जाने के बाद, महाबोधि महाविहार में जाने के बाद जो बुद्ध की धरती स्पर्श की हुई जो प्रतिमा है जिसको दुनिया के लोग वंदन करते हैं, उन्होंने कहा उस मूर्ति का आकार 5.3 इंच 5.5 फीट है, ऐसा उन्होंने कहा। मगर विल्सन कहता है कि उसने जो देखी हुई मूर्ति है वो इससे बड़ी है। तो कलिंगहम ने इस रिपोर्ट में विल्सन ने देखी हुई मूर्ति का आकार, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, इसको नापकर कहा ये जो मूर्ति रखी हुई है ये मूर्ति 1880 में बेगलर के द्वारा रखी हुई मूर्ति है, जो पास में दबी पड़ी हुई मिली थी, उसको निकालकर बेगलर ने खाली जगह में वो मूर्ति रख दी है। मगर विल्सन के द्वारा जो वर्णन किया गया मूर्ति है वो मूर्ति की ऊंचाई चौड़ाई ज्यादा है आदर की मूर्ति से ज्यादा, और वो मूर्ति कहाँ है तो उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा
वह मूर्ति महंत ब्राह्मण के कोठी के दीवार में छुपा कर रखी हुई है। हमें लड़ाई लड़नी है ना, हमें वर्तमान में लड़ाई लड़नी है। अगर हमें वर्तमान में लड़ाई लड़नी है तो हमारे पास केवल भावना और संवेदना की ही आवश्यकता नहीं है, तो उससे ज्यादा हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास होने चाहिए और उन हिस्टोरिकल एविडेंसेस को आधार बनाकर हम हमारे लोगों को ज्यादा अवेयर कर सकते हैं और लोगों को ज्यादा अवेयर करके संगठित रूप से लड़ सकते हैं। हम संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं, हम लोगों से ज्यादा कोई संविधान पर यकीन नहीं करता है। ब्राह्मण लोग संविधान पर यकीन नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादा, हमारा जो शोषित समाज है वो ज्यादा संविधान पर यकीन विश्वास करता है। मगर वहां बैठे हुए कलम कसाई क्या कहते हैं, वो जो जजेस है वो जजेस ज्योतिबा फुले की भाषा में कलम कसाई है, तो वितर्क करते हैं, तर्क का वितर्क करते हैं। तो साथियों, ओम मूर्ति मान की कोठी में दबी पड़ी है। मैं इस मौके पर एक सच को उजागर कर रहा हूं और वो सच ये है, जब हम लोगों ने वहां आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल लोग अनशन पर बैठे, सरकार उस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, तो कुछ मुंबई के हमारे दोस्तों ने कहा हमें भी आपकी चिंता लग रही है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने कहा आप सोशल मीडिया में इस आंदोलन को बढ़ाओ, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा और कुछ करना चाहते हैं, और क्या करें। तो मैंने कहा आप बैठे हो, आप जानकार हो अन्य लोगों से, तो आप आरटीआई डालो पुरातत्व विभाग को कि एक बड़ा इंटरनेशनल विवाद महाबोधि को लेकर हुआ है और सारी लड़ाई महंत और कलेक्टर के खिलाफ चल रही, जो ऑलरेडी दोषी लोग हैं। मगर ऐसे विवाद में अगर हल करना चाहे तो हल किया जा सकता है। एएसआई चुप क्यों है, तो एएसआई को आरटीआई के द्वारा अप्रैल महीने में हम लोगों ने, हमारे मुंबई के साथी ने आरटीआई डाला कि इतना बड़ा विवाद चल रहा है, एएसआई क्या कर रहा है। एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग ने जवाब दिया, लिखित में जवाब दिया कि हमारा महाबोधि महाविहार पर शून्य अधिकार है। किसका अधिकार है, उन्होंने लिखित में दिया। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 के तहत महंत ब्राह्मण और वो जो कमिटी है ना, उन लोग, उनका ही अधिकार है। तो इसका मतलब है ये जो एक्ट बनाया गया, ये एक्ट बहुत ही दुष्टता से बनाया गया है, ताकि वो जो चीजें हैं जो ह्यूएनसन ने वर्णन किया, फाइनल ने वर्णन किया, और उन चीजों में से कनिंग हमको केवल मात्र महाबोधि परिसर का ही उत्खनन करने को कहा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे लिए मर्यादा है, ब्रिटिश सरकार ने विवाद न हो इसके लिए केवल मात्र महाबोधि का एक्चुअल स्थान कौन सा है ये मुझे ढूंढना है। मगर आने वाले संशोधकों के लिए ये जगह ढूंढना जरूरी है। और ब्रिटिश चले गए और 1949 के बाद वो जमीन जिसका कनिंघम ने ढूंढने को कहा है, उस इतिहास को बाहर लाने को कहा है, अब उसके ऊपर नियंत्रण किसका है? क्या वर्तमान महंत आर्कियोलॉजिस्ट है? क्या वो कमेटी के लोग इतिहासकार हैं? क्या उन्होंने 1949 से लेकर अब तक कोई उत्खनन कार्य किया है? हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इससे साबित हो रहा है कि भारत सरकार, उन्होंने योजना बनाकर महाबोधि को प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित किया। इसका मतलब है अगर उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब है वो महंत ब्राह्मण की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो करेगा, वो होगा।
लिस्ट में भेजा भारत सरकार ने। देखो कितनी सोचने वाली बात है। यूनेस्को में तो आजादी मिलती ही भेजना चाहिए था इसको कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करो। पहले वाले लोगों ने जब आंदोलन किया उसके बाद यूनेस्को की लिस्ट में भेजा 2004 में, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट पर केवल बोधि द्रुम यानी महाबोधि जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, और वो जो पिलर, वो जो मंदिर है महाविहार, उतना ही नहीं। तो यूनेस्को के द्वारा ये घोषित है, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सबके लिए खुला है। वो कह रहे हैं लगभग 15 एकड़ एरिया में हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी से अध्ययन किया तो पता चला जमीन के अंदर लगभग 15 एकड़ एरिया में प्राचीन बौद्ध अवशेष दबे हुए हैं। इसलिए 15 एकड़ एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। क्या हमारी लड़ाई 15 एकड़ एरिया की है क्या? अगर हमारे लोगों को पूछा जाए, कोई आंदोलन चला रहा है, क्या 15 एकड़ एरिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो क्या? तो बोलते हमने सोचे नहीं। हमारा एरिया तो केवल बोधि वृक्ष बचना चाहिए और वो महाविहार बचना चाहिए। तो कनिंघम के रिपोर्ट से लोगों को तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये उन्होंने ढूंढा, ये उन्होंने ढूंढा। आज ये कहां है? आज ये कहां पर है? और ये ढूंढने का उन्होंने कहा, उन्होंने खास शब्द प्रयोग किया, महंत की कोठी को अगर खोदा जाए तो महंत की कोठी में सारे बौद्ध अवशेष मिल सकते हैं। क्या 1949 से लेकर आज तक कोई खोद कार्य हुआ क्या? एक वर्ष की बात है कि मैं महंत की कोठी में गया, तो योगी आदित्यनाथ ने सारे महंत को यूपी बुला लिया था। तो उस दिन वो महंत चला गया, तो वहां कोई नहीं था, उसके कर्मचारी थे। तो मैंने थोड़ी मोटी रकम उस वहां के उसके सिक्योरिटी को दे दिया। तो उसने कहा अभी आप सब कुछ देख सकते क्योंकि आपने मुझे पैसा दिया है, आपको कोई रोकथाम नहीं। मैंने वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, तब जाकर हमने फैसला किया कि ये रिपोर्ट के साथ इसको जोड़ा जाना चाहिए। तो सारे फोटोग्राफ हमने, ये कनिंघम का जो रिपोर्ट है, तो ये उनके समय का अध्ययन हुआ। अब हमारे समय का क्या अध्ययन है, तो हमने ज्यादा मटेरियल जोड़कर वर्तमान में हमने क्या देखा वो जोड़ दिया। एंट्रेंस में ही बुद्धा की प्रतिमा है, उसको साड़ी पहना हुआ है और उसको देवी बनाया है। महंत की कोठी में साड़ी पहना है। जो ओटी स्तूपा है उसके अंदर बिल्ली और कुत्तों को दूध पिलाया जाता है। ओटी स्तूपा का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको पवित्र जगह मानते हैं बौद्ध लोग, इससे ज्यादा घृणित अपमान क्या हो सकता है? एक बड़े इतिहासकार थे DC आहिर। जब हमारे लोग, महाराष्ट्र के लोग दलित साहित्य लिख रहे थे, उसी समय का एक नॉर्थ इंडिया का साहित्यिक था जिनका नाम DC आहिर था। हमारे लोग दलित साहित्य लिख रहे थे और DC आहिर बौद्ध साहित्य लिख रहे थे, भिन्न है। 1979 को DC आहिर उस कोठी में गए, महंत की कोठी में गए, और महंत की कोठी में जाकर उन्होंने सब कुछ देख लिया। बुद्धा की मूर्तियां दीवार में दबी हुई है और एक मूर्ति ने सैकड़ों मूर्तियां हैं। तो एक संवेदनशील और वो संशोधक है, इतिहासकार है, उन्होंने डायरेक्टर जनरल को रिटर्न में लेटर लिखा कि ये मैंने जाकर देखा, इसका पोजीशन भारतीय पुरातत्व विभाग क्यों नहीं लेना चाहता है। तो उस समय के डायरेक्टर जनरल ने DC आहिर को लिखित में धन्यवाद दिया कि आपने हमारे नोटिस में लाया, मैं डायरेक्टर जनरल हूं और मैं तुरंत ही इस पर एक्शन करने वाला हूं। फिर 2 साल बाद DC आहिर फिर वहां देखने गए तो वही की वही थी, और बाद में उन्होंने बोध गया पर वो किताब लिखा। तो उनका और
डायरेक्टर जनरल का, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर का, उनका जो पत्राचार है उन्होंने सार्वजनिक किया। वो पत्राचार अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। ये जो किताब प्रकाशित करना औचित्य है, एक निमित्त है। ऐसे व्याख्यान हम, ऐसे स्पीचेस, ऐसी जानकारी भारत भर में देने वाले हैं। क्योंकि अब हमें जो लड़ाई लड़नी है उधर कोर्ट के दायरे में भी लड़नी है, और समाज भी एक कोर्ट है, तो समाज को बताना जरूरी है। समाज को सच्चाई अगर पता चलेगी तो वो कोर्ट से बड़ा तो हमारा समाज का कोर्ट है, क्योंकि वो जजेस मैनेज हो जाते हैं, समाज नहीं हो सकता। तो साथियों, महाबोधि महाविहार के उत्खनन रिपोर्ट से बहुत कुछ तथ्य सामने आ गए हैं, और वो तथ्य ये बताते हैं कि बोध गया के धरोहर पर केवल और केवल बौद्धों का कब्जा हो सकता है। एक शिलालेख मिला 5वीं शताब्दी का, उसी बोधि वृक्ष के पास एक शिलालेख मिला। श्रीलंका के एक राजा ने भेजा हुआ शिलालेख, दान पत्र है, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट था 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के लोग कैसे सोचते थे। उस रिपोर्ट में प्रकाशित है वो शिलालेख। उसमें एक लाइन है, जब तक 4 सूरज रहेंगे तब तक बोधि, महाबोधि महाविहार का अस्तित्व रहेगा, ऐसा उस अभिलेख में लिखा। विल्सन अपने सफरनामे में लिखता है, उसने लिखा कि एंट्रेंस में ही 2 बोधिसत्व की चांदी की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी। आज होगा है 2 चांदी की मूर्तियां उन्होंने बड़ी बड़ी देखी थी। वो कहा है, उन्होंने एक बोधिसत्व की मूर्ति को मेंशन किया है, और कनिंघम ने इस रिपोर्ट में उसको कोट किया है। उस समय का समाज क्या सोचता है, उस समय का समाज की धारणा क्या है। विल्सन कहता है, जब ये बुद्धा की मूर्ति दब जाएगी पूर्ण रूप से मिट्टी में, तो ये विश्व ही नष्ट हो जाएगा। यानी उस समाज, उस समय का 7वीं सेंचुरी का समाज बुद्धिस्ट है, और बौद्ध धर्म का अस्तित्व रहने से मनुष्यता बची रहेगी। बौद्ध धर्म खत्म हो जाने से मनुष्यता ही खत्म हो जाएगी। अभी हमारी लड़ाई केवल बोध गया को मुक्त करने के लिए नहीं है, ये मनुष्यता को बचाने की लड़ाई है। ये जो लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की धरोहर पर कब्जा करके वर्ण व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, छुआछूत को एक्टिव करना चाहते हैं, महिलाओं की गुलामी को बरकरार करना चाहते हैं। तो केवल ये लड़ाई नहीं है, ये तो इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। इस रिपोर्ट में दूसरी एक आश्चर्यकारक जानकारी यह मिली है कि वहां पर जो शिलालेख मिले, वो शिलालेख 12वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक मिले। एक राजा जयचंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक प्रचार में लाया जाता है। जयचंद कौन है, गद्दार है, ऐसा कहा जाता है। किसी को गद्दार कहना है तो कह दो ये जयचंद है, गद्दार कहने की जरूरत नहीं। तो राजा जयचंद आखिरी राजा है जिसने बौद्ध धर्म को बचाने के लिए वहां सुरक्षा प्रदान किया, और वहां उसने दान दिया। और उसका गुरु जो है वो बौद्ध भिक्षु है, जगत मित्र। उस गुरु का नाम है जगत मित्र, या उसको श्री मित्र भी कहते हैं। उस अभिलेख में दोनों का जिक्र है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को बचाने का प्रयास किया, और उसके कारण बौद्ध गया बचा भी। वो बुद्धिस्ट राजा था, इसलिए ब्राह्मण लेखकों ने जयचंद को गद्दार कहा। मापदंड क्या, गद्दारी क्या की है। इसको बुलाया, उसको बुलाया, सब फेक बात है, कोई किसी को नहीं बुलाया। बस उसका दोष है, वो बौद्ध धर्मी है, इसलिए उसको गद्दार कहा गया। तो उसका अभिलेख भी वहां मौजूद है। तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पीछे हमारा मकसद है कि बौद्ध विहार को बचाने की
लड़ाई को अभी तेज करना होगा, ज्यादा तेज करना होगा। वो लड़ाई शुरू हुई बिहार के चुनाव के पहले, क्योंकि लोकतंत्र है। जब चुनाव आता है तो लोगों को लगता है कि हमारी मांगे पूरी की जाएगी, लोकतंत्र है। बौद्धों की मांग थी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो हमारी डिमांडें पूरी करो, मगर उन्होंने वहां खेला खेल लिया और खेला खेलकर अब उन्होंने वहां पर ज्यादा कब्जा कर लिया। अब हमारी लड़ाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कठिन हो गई है, क्योंकि दुश्मन आदमी वहां ज्यादा सक्रिय हो गए। आप वहां पर जाते हो तो एंट्रेंस में ही आपको जगन्नाथ टेम्पल मिलेगा। बोध गया के परिसर में एंट्रेंस में ही विधर्मी लोगों के द्वारा कब्जा किया, बौद्धों की जगह पर कब्जा करके ये 10 साल में ये अभी वहां 2 फ्लोर उन्होंने बना दिया। वहां लाउड स्पीकर बजाते हैं, वहां नंगी तलवारें लेकर जाते हैं, जय श्री राम के नारे। उस मंदिर में घुसते हैं तो नंगी तलवारें लेकर जय श्री राम के नारे लगाकर अंदर लोग घुसते हैं। वो जगह पर बौद्ध जगह है, उस जगह पर उन्होंने मंदिर बनाया। वो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 के तहत बना। ये हाल ही के दिनों में बनाया। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में, पुरी में। तो जगन्नाथ का तात्पर्य क्या है? जगन्नाथ तो बुद्ध का ही नाम है। देव मनुष्यों के शास्ता कौन हो सकते हैं? ये जो नाथ जो शब्द है, सोमनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे बौद्ध स्थान है। मगर जगन्नाथ के नाम पर वैष्णव छावनी डेवलप किया। तो उन्होंने एक साइड में बुद्धिस्ट जगह को वैष्णववाद के नाम पर कब्जा कर लिया है, और जो पूर्व दिशा में हम जो एंट्री करते हैं तो महाबोधि महाविहार की पूर्व दिशा की एक दीवार है, और वहां दीवार पर लिखा हुआ है आदि शंकराचार्य का मठ, यानी बोध गया के मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक दीवार है। तो वहां शैववादियों ने कब्जा किया हुआ है। मगर इस रिपोर्ट से पता चलता है ना वो शैववादियों का उस पर कोई अधिकार है, ना जगन्नाथ टेम्पल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो दोनों छावनियां वहां जब तक रहेगी, बोध गया ब्राह्मणों के ही प्रदूषण से प्रभावित रहेगी। वो प्रदूषण है, वो प्रदूषण फैलाने वाली छावनियां है। शैववाद और वैष्णववाद ये आतंकवादी गुट है। ये कोई मानवता के लिए निर्माण किए गए गुट नहीं है। ये बौद्ध धर्म के नाश के लिए पैदा किए गए गुट है। विवेकानंद ने मान्य किया है वैल्यू नंबर 9 में, उसके कई सारे वैल्यू में, खंड नंबर 9 में स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे। उन्होंने मान्य किया है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर बुद्ध विहार है, मान्य किया है। तो जैसा उन्होंने जगन्नाथपुरी पर कब्जा किया, उस तर्ज पर वो मंदिर बनाकर परेशान करके, वहां फसाद करके किया। 12 मई को फसाद किया उन्होंने, 13 मई को वहां झगड़ा किया, जय श्री राम के नारे लगाए, लोगों को पीटा, और गवर्नर के माध्यम से मुख्य मंदिर में पूजा कराई गई। क्या गवर्नर पूजा करने के लिए है तो फिर उनको पुरोहित का अवतार दे दो, गवर्नर को छोड़ दो। बोल गया में क्या किया गया? गवर्नर के हाथों से पूजा कराई गई, और गवर्नर ब्राह्मण नहीं है, मुस्लिम है, आरिफ मोहम्मद खान केरल का। मगर उनके हाथों से पूजा कराई। अब वो भी कितना महान आदमी है कि वो ब्राह्मणों के इशारे पर नाच रहा था। तो हमारे बौद्ध धरोहर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस जानकारी को हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि हमारी धरोहर केवल मात्र बोधि वृक्ष या महाविहार के स्ट्रक्चर तक नहीं है, बल्कि महंत की कोठी तक हमारी विरासत है। हमने प्रूव कर दी कि हमारी विरासत महंत की कोठी तक है। 1811 और 12 में
हैमिल्टन उर्फ फ्रांसिस बुकानन मगध के दौरे पर आते हैं। उस समय का एक बड़ा व्यक्ति, और जो इंडिया में और दुनिया के जो स्कॉलर लोग हैं, हैमिल्टन ने जो मगध का वर्णन किया उसको हिस्ट्री का प्राथमिक सोर्स मानते हैं। एक 1811 में एक व्यक्ति मगध के दौरे पर गया, फ्रांसिस बुकानन उसका नाम है, उर्फ हैमिल्टन। तो उसके सफरनामे में यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जहां पर महंत ब्राह्मण रहता है वो महंत ब्राह्मण की कोठी को स्थानिक लोग किला कहते हैं, किला, राजा का किला कहते हैं, क्योंकि उसका आकार, घर तो थोड़ा होता है, नॉर्थ इंडिया में मकान बोलते हैं, ज्यादा बड़ा मकान रहा तो उसको कोठी बोलते हैं। वो कोठी और मकान बहुत बड़ा एरिया है, कई एकड़ में वो एरिया फैला हुआ है, तो वो कहता है स्थानीय लोग उसको किला बोलते हैं, राजा का किला बोलते हैं। और हैमिल्टन ने 1811-12 में लिख के रखा और हिस्टोरियन लोगों ने उसको मान्यता दिया। इस रिपोर्ट को हमने जब टैली किया हैमिल्टन की बात के साथ, तो ये बात क्लियर हो गई कि वर्तमान महंत ब्राह्मण जो उस कमेटी का हेड है, उस कमेटी का सर्वे सर्वा है, और उन विधर्मी महंत का कब्जा हमारे बौद्ध विहार पर है। तो हैमिल्टन के और कनिंघम के दोनों बातों का स्टडी करने के बाद पता चला कि महंत ब्राह्मण की कोठी वास्तव में सम्राट अशोक का राजमहल था, राजमहल है। अशोक राजा का इतना प्रिय स्थान था, वो कई महीने वहां रुकते थे। तो रुकेगा राजा कहां रुकेगा? जिसका जम्मू द्वीप पर राज है, अगर वो बोध गया जाता है, वो राजा तो खुले तौर पर अपने आदेशों में लिखता है कि लड़ाई लड़कर जीतना एक कम जीत है, मगर धम्म के द्वारा लोगों के दिल जीतना ये बड़ी लड़ाई है। राजा के अभिलेख में बार बार वर्णन आते हैं, बहुत दिन हो गए मैंने ज्यादा पराक्रम नहीं किया है। और ज्यादा पराक्रम किसमें ज्यादा है? धम्म के द्वारा लोगों के दिल जीतना, धम्म का विजय हासिल करना, यही सबसे बड़ा विजय है। तो ऐसा कहने वाला राजा महाबोधि महाविहार को देखने जाता होगा तो कहां निवास करता होगा? तो राजा अशोक की कोठी पर ही कब्जा है, और उस कोठी में ढेर सारे पुरातात्विक अवशेष है, मगर उसकी खुदाई बिहार सरकार नहीं कर रही है, उसकी खुदाई केंद्र सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो एक्ट बनाया ब्राह्मणों ने, उस एक्ट में महंत को ही सारे एरिया का मालिक घोषित कर दिया। महंत कब आया वहां? लोगों को ये मालूम होना चाहिए महंत की एंट्री कहां पर हुई? उस बोध गया के पास एक टिकारी नामक गांव है, वहां एक मुगल सल्तनत राजा वहां सल्तनत चलाता था, तो उसके पास ये गया। उस समय का जो ब्राह्मण था 1770 में गया, एक महंत ब्राह्मण उसके पास गया, उसको विनती किया, विनती किया, और उसने आसपास के 2-4 गांव रेवेन्यू में टैक्स इकट्ठा करके आपको दूंगा, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं, ऐसा कहकर महंत 1770 में वहां गया। अरे महंत बहुत शताब्दियों से वहां पर रहता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आर्कोलॉजिकली ये सवाल पूछा गया कि तुम्हारा प्रमाण क्या है? एक दिन मैं बोध गया तो वहां हमारे भिक्खू बैठे थे, और भिक्खू के बगल में साधु बैठे थे। मैंने भिक्खू को कहा ये साधु के पास क्यों बैठते हो? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर एक ने बाजू में आकर कहा ये जो संगदान मिलता है तो इसमें हम लेते तो ये भी बैठते हैं। तो देश दुनिया के लोग आते हैं, भिक्खू को दान देते तो हम हमारा पोषक उनका पोषक जैसे, ये भी बैठते, ये भी लेते हैं। ये बुद्धिस्ट नहीं है। फिर मैंने थोड़ा घूमकर उसके हाथ में 100-200 रुपए डाल दिया उस पंडे के हाथ में। तो पंडे ने मुझे एक रहस्य बताया, और वो रहस्य जब मैंने कनिंघम के रिपोर्ट को वेरीफाई किया तो वो सच्चाई मैं आपको आज बता रहा हूँ।
क्योंकि रिपोर्ट की जानकारी प्राथमिक है और वो जानकारी आप लोगों तक जाना जरूरी है। उसने उस बात ने मुझे खुशी से कहा, उसको लगा मैं उसका आदमी हूं, उसको दान दे रहा हूं, तो उसने कहा कि जिस सीढ़ियों पर ये लोग नमन करते हैं, प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, टेंपल के पास ये झुककर नमन करते हैं, तो दोनों साइड में जो कमरे दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमारे 2 महंत मरने के बाद हमने इस जमीन में उनको दफन किया है। तो वो कहता है कि तुम लोगों को लगता है वो बुद्ध को वंदन कर रहा है, मगर हमें अंदर ही खुशी होती है वो हमारे महंत को वंदन कर रहे हैं, इसलिए रखना चाहिए उनको। उस जगह का तो पहले खुदाई करनी चाहिए और उनके हड्डियों को वहां से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अगर उन्होंने उस समय किया है इसलिए वहां रखने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल धरोहर है। तो इसलिए साथियों इस रिपोर्ट को आज हमने सार्वजनिक किया है, वो रिपोर्ट की कॉपी आपको मिलेगी। मगर ये कार्यक्रम करने के पीछे औचित्य ये नहीं है केवल इतिहास बताया जाए, अब महाबोधि महाविहार के आंदोलन का क्या होगा ये बताना इस कार्यक्रम का मुख्य औचित्य। आपका मुंबई विभाग देखिए, एर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस आपके सहायक में है। इसमें से कई सारे लोग उस आंदोलन में सहभागी थे, जहां आप लोगों ने आंदोलन किया, धरना आंदोलन किया, हजारों की तादाद में आए और एएसआई को लिखित में मेमोरेंडम दिया गया कि इन गुफाओं को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये धरोहर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एएसआई क्या कर रहा है? कारने भाषा में मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया, शराब की बोतलें वहां मिली, जानवरों की बलि दी जाती है बुद्ध के मूर्तियों के सामने, और वहां बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया गया। सिक्योरिटी वहां था, वो लोग पकड़े गए, मुद्देमाल के साथ पकड़े गए, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। वो तो सुपारी लिए हुए गुंडे थे, मगर उसका असली मास्टरमाइंड कौन था ये अभी तक सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर केसें नहीं चली। क्योंकि मुंबई में हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, मगर हमारे लोगों को पता ही नहीं है। आज जो भिक्षु आए हैं, कल हमारी पहली बार मुलाकात हुई, मुंबई यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, और मुझे पिछले सप्ताह एक उपासक ने कहा हमारे भिक्षु को मारा गया, पीटा गया, वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस में, आपको खबर है क्या? अब बड़ा बड़ा आंदोलन चला रहे हो। मैंने कहा हमें पता होगा तब ना हम पूछेंगे। तो मैंने आदरणीय भिक्षु को या इसीलिए बुलाया, ये इनके ऊपर हमला नहीं है, ये हमारी मूवमेंट पर हमला है। हमारे धर्मगुरुओं के साथ कोई बदसलूकी करता है, मुंबई जैसे इलाके में बदसलूकी करता है और वो एजुकेशनल कैंपस में करता है, तो इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो हमारी धरोहर को बचाने के लिए मुंबई में हमें शक्ति दिखानी पड़ेगी। अभी ये लड़ाई फिर से रिवाइव करना होगा, फिर से पुनर्जीवित करना होगा। ये लड़ाई इसीलिए विफल हुई कि कुछ लोगों ने इसके नाम पर दलाली शुरू की, इस मूवमेंट के नाम पर समझौता शुरू कर दिया। मुंबई में रामदास अठवले ने भी मोर्चा निकाला। रामदास अठवले ने मोर्चा क्यों निकाला? क्योंकि लोकल इलेक्शन है। अब लोकल इलेक्शन के नाम पर लोग इकट्ठा होने वाले नहीं है। इकट्ठा किस नाम पर होंगे? बोध गया के नाम पर होंगे। हद हो गई, गुलामी की हद हो गई। तो इसलिए साथियों इस लड़ाई को ज्यादा तेज करने की जरूरत है। तो इसकी एक लड़ाई का मोर्चा सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी दलील देनी होगी। मगर वो जजेस कोई संविधान कानून से बने हुए नहीं, वो जज चाहेगा फैसला देंगे, मगर उनको जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। इसके लिए बड़ी मूवमेंट शुरू करनी होगी।
दूसरी लड़ाई मैदान की लड़ाई हो सकती है। मैदान की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बड़ी एक धम्म यात्रा बौद्ध गया की तरफ बंदे ज्ञान ज्योति और मान्यवर कई सारे लोग वहां सम्मिलित होंगे। भीमराव अम्बेडकर को भी हम इनवाइट करने वाले हैं। तो एक बड़ी लंबी यात्रा भीमा कोरेगांव से महाबोधि की तरफ जनवरी से हम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि शक्ति दिखानी होगी और शक्ति से ही ये लोग झुकने वाले हैं। दूसरी बात, ये लोग मजाक करते हैं हमारे आंदोलन का। कुछ वकील ने कहा कि इधर कोर्ट चैम्बर में भी ये बातें सुनाई दी हमें कि ये जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई है, ये बिहार की लड़ाई थोड़ी है, ये महाराष्ट्र के लोगों की लड़ाई है। उन्होंने कहा ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई थोड़ी है, बिहार के लोग थोड़ी इसको लड़ रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, आंदोलन करते फिर चले जाते हैं। बिहार के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र के लोग जो इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, मैं ऑल इंडिया में भ्रमण करता हूं, ऑल इंडिया में धम्म के प्रचार के लिए घूम रहा हूं, 25 साल से घूम रहा हूं। तो हमें महाराष्ट्र के बाहर बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना होगा, प्रचारक के तौर पर हमें घूमना होगा। और आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया में लाखों की संख्या में अगर बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों ने, तो ब्राह्मणों को जगह छोड़कर भागना पड़ेगा। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म हमें दिया, इसकी याद में लाखों लोग आज इकट्ठा होते हैं। बाबा साहब की याद में चैत्य भूमि पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उनको थैंक्स करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनके ऋण को याद करते हैं। ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर जीते जी कर सकते थे, मगर कम समय में बाबा साहब अम्बेडकर हमसे चले गए। इस वजह से भारत बौद्ध में करने का अभियान अधूरा रह गया। महाराष्ट्र में तो बुद्धिस्ट लोग काफी संख्या में हैं, मगर नॉर्थ इंडिया में अब बुद्धिज्म की लहर पैदा हो रही है और महाबोधि महाविहार एक आंदोलन है और यह आंदोलन भारत को आजाद करने का भी आंदोलन है। बोध गया महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड नहीं है, बोध गया दुनिया के बौद्धों की डिमांड है। यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है और यह अंतरराष्ट्रीय आंदोलन अगर होगा तो ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए इस आंदोलन को भारत में और तेज गति से बढ़ाना होगा। दुनिया के लोग भी आपके इस आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ाई की तरह हमें लड़ना होगा, हमें मायूस नहीं होना होगा। लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ना। बिहार में भाजपा प्रणीत सरकार आ जाए या भाजपा की सरकार आ जाए, पूरे देश भर में ये माहौल है, केवल बिहार में थोड़ी है। अभी मैं आपको जानकारी देता हूं, मैं इनको घेर रहा हूं, ऑल इंडिया में इनको घेर रहा हूं। साकेत महाबोधि के मामले में हमने केस दायर किया। हमें इस बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार में संगठन का जाल बड़ा करना है, वहां शक्ति निर्माण करनी है। महाराष्ट्र के बलबूते पर नहीं लड़ेंगे, यूपी और बिहार के बलबूते पर लड़ेंगे, महाराष्ट्र के लोगों का समर्थन लेंगे, लड़ाई वहां होगी। साकेत में हमने एंट्री कर लिया है, वहां जो राम मंदिर बन रहा है उसके पोर्च में एक टीला है। टीला आप देशी भाषा में टीला बोल रहे हो, आर्कोलॉजी की भाषा में टीले को टीला नहीं बोलते, वो स्तूपा है। वहां एक स्तूपा है, अशोक राजा के द्वारा निर्मित स्तूप है। और वेल्सन और फाइयान ने ये वर्णन किया और कनिंघम ने उसको कंफर्म कर दिया। उस टीले को ब्राह्मणवादी लोग आज कुबेर टीला कहते हैं, मगर उसके अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के रिलीफ कास्केट है। यानी जहां राम मंदिर बन रहा है वह राम मंदिर बनने के लिए एक अड़चन आ गई है और वो अड़चन है वो टीला, जिस टीले के अंदर अभी क्या है, पुरातत्विक दृष्टिकोण से उसके अंदर बुद्धा की शरीर अवशेष है, मगर वो जेसीबी लगाकर तोड़ना चाहते हैं।
डिस्प्यूटेड लैंड 2.77 एकड़ था, यानी 3.25 एकड़ लैंड था। योगी और मोदी ने क्या कर दिया, मुसलमान को दूर वाली 5 एकड़ जगह दे दी, 3.25 एकड़ के मालिक ब्राह्मण बन गए। जजमेंट आते ही राम मंदिर ट्रस्ट बन गया। राम मंदिर ट्रस्ट को 77 एकड़ जगह योगी मोदी ने दे दिया। 2023 दिसंबर तक वो 108 एकड़ हो गया। 108 क्यों कर दिया? क्योंकि 108 बहुत बुद्धिस्टों का आंकड़ा है। 108 बुद्धिस्टों का आंकड़ा है। 100 कर देते, 108 क्यों कर दिया? तो अब वो जो सारी मॉन्यूमेंट्स है वो राम मंदिर ट्रस्ट के नियंत्रण में आएगी। इसको चुनौती देते हुए उस किले में तथागत बुद्ध के रिलीफ कास्केट है, इसलिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लड़ना पड़ेगा। हम बातें भाषणों में करते थे, मीटिंगों में एविडेंस के आधार पर बोलते थे। लोग बोलते आपके पास इतना एविडेंस है, इतनी जानकारी, तो वहां क्यों नहीं लड़ते हो? वहां भी लड़ेंगे और मैदान भी लड़ेंगे। उस बहाने उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, उस बहाने वहां संगठन बनाने की प्रेरणा लोगों में हम तैयार करेंगे। ये लड़ाई वहां चलेगी। सोमनाथ 2017 में नरेंद्र मोदी ने, उनको लगा कि नीचे कोई सोना का टुकड़ा पड़ा होगा। कहानियां बताई गई, गजनी ने इतनी बार लूटा, इतनी बार अरबों ने लूटा, कहानियां बताई गई। तो 2017 में वहां जीपीआर सर्वे कराया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है, खुदाई किए बगैर एडवांस टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा। मगर एडवांस टेक्नोलॉजी से 5 करोड़ रुपए खर्च करके जीपीआर सर्वे बनाया, मोदी के हाथ में थमा दिया। 32 पेज का रिपोर्ट है और रिपोर्ट कहता है कि नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो हमने उसकी लिखित कार्रवाई शुरू कर दी और इस महीने के अंत तक हम गुजरात हाई कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं कि तुम सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी अध्यक्ष हो और तुम देश का प्रधानमंत्री हो, तो तुम्हारी अब नैतिक जिम्मेदारी थी कि 2017 के रिपोर्ट के आधार पर एएसआई के द्वारा मंदिर की खुदाई कर देता और ये स्थान बौद्धों के हवाले कर देता। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी थी। हम गुजरात हाई कोर्ट में एंट्री कर रहे हैं, लड़ाई लड़ना होगा। तो गुजरात में बुद्धिज्म की लहर पैदा करने का हमको अवसर मिल गया है। लड़ाई है। जगन्नाथपुरी में बौद्ध अवशेष है, वो सारा मंदिर बौद्धों का है, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, हमें तैयारी करनी होगी। अभी महाराष्ट्र में बड़ा विवाद होने वाला है, मगर विवाद में ब्राह्मण जीतने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नामक एक बीजेपी के नेता ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 3-4 साल से वो याचिका की तारीख चल रही है और वहां उनके पक्ष में माहौल तैयार हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुद्दा है कि पंढरपुर का मंदिर ये बड़वे ब्राह्मणों की निजी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको सरकार के पास में रखना चाहिए। ऐसी याचिका साउथ इंडिया का ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1954 में तुकाराम महाराज के गांव में जाकर कहा, जिसको आप पांडुरंग कहते हो, ये पाली का शब्द है, पुंडरीक शब्द है, और पुंडरीक का मतलब होता है सफेद कमल पर बैठा हुआ बुद्ध। बाबा साहब ने 1954 में कहा, पांडुरंग दूसरा कोई और नहीं है बल्कि बुद्ध है, मैं दावे से सिद्ध करूंगा। बाबा साहब उस पर किताब भी लिख चुके हैं, मगर वो किताब अभी गायब है। मगर बाबा साहब का भाषण सरकारी प्रकाशन राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 18 में मौजूद है। तो अब हम लोगों ने फैसला किया, वारकरी लोग उनसे कितने लड़ेंगे वो उनका मामला है, मगर हम लोग भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो अब हम लोग याचिका दायर कर रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बड़वे ब्राह्मणों का ये मंदिर है, ये दावा कर सकता है। तो हम क्यों नहीं दावा कर सकते कि पंढरपुर का मंदिर यह तथागत बुद्ध का महाविहार है? ये दावा हमें महाराष्ट्र में करना होगा। लड़ाई है, लड़ाई को हमें लड़ना होगा और इसके लिए लोगों का जन जागरण करना होगा। इसके लिए वैचारिक तौर पर उनको जागरूक करना जरूरी है। और इन जागृति की श्रृंखला के तहत आज का ये कार्यक्रम हमारे मित्रों ने यहाँ आयोजित किया, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ।
और यहीं पर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आणि राजकीय शक्ती नसल्यामुळे आज आपण सत्याची बाजू असून सुद्धा आज आपण मागे आहोत. बरोबर आहे? काय करायला पाहिजे? संघटन मजबूत करणं. बरोबर आहे. संघटना पाहिजे. तर याचं छोटस उत्तर आम्ही मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपला व्यक्ती तथागत गौतम बुद्धांना मानला, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानला, महात्मा ज्योतिबा फुलेंना मानला. सत्य आझाद मैदानामध्ये 19 जुलैला इतिहासव्यापी म्हणजे ऐतिहासिक असं आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन आंदोलन केलं होतं, धरणे आंदोलन केलं होतं. आणि पहिल्यांदा ऐतिहासिक पुराव्याला ठेवून आम्ही ASI म्हणजे भारतीय पुरातत्व खात्याला निवेदन दिलं होतं, मोर्चाच काढला होता ऍक्च्युली. आणि त्यांना जबाब विचारला होता की जर इथे इतिहास सांगतोय, आम्ही पण म्हणतो ना आमचा आता जन्म एक 40-45 वर्षापूर्वीच आहे, 50 वर्षापूर्वीच आहे. इतिहास सांगतोय, पाययान आले, वेगवेगळे प्रवासी आले, मुस्लिम प्रवासी आले, ब्रिटिश आले, पोर्तुगीज आले. या सगळ्यांनी जर बुद्धाचं अस्तित्व मानलं आहे तर तुम्ही ते का ठोका? आणि याचं फॉलोअप प्रेझेंट आम्ही घेत आहोत. येणाऱ्या दिवसामध्ये हे आंदोलन अधिक प्रदीर्घ होणार आहे, अधिक सक्षम होणार आहे. आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये याची रणनीती वेगळ्या पद्धतीत आपण मांडणार आहोत. त्याबद्दल आपण वेळोवेळी सांगूच. तत्पूर्वी आपण मुख्य ठिकाणी जाऊया. आदरणीय बंदेजींचं इथे आगमन झालेलं आहे. आज आपल्याला म्हणता येईल की आपण बुद्धिस्ट म्हणून लक मानत नाही, पण तरी हा आपलं